अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अगर हम देखें तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज वर्क एनर्जी एंड पावर विच इज आवर चैप्टर नंबर 6। तो वी आर स्टार्टिंग दिस चैप्टर। आप सोच रहे होंगे चैप्टर नंबर 5 में अभी हमारे वो रहते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, तो वो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि टिल मंडे ट्यूसडे में आपको वो आंसर सेंड कर दूँगा। तो वो रिटर्न आंसर्स होंगे, वो आप देख लीजिएगा, ऑब्जर्व कर लीजिएगा। उसमें कोई डिस्कशन की रिक्वायरमेंट हुई तो वो हम आपस में कर लेंगे। नंबर शेयर्ड है आपके पास मेरा। अब हमारा जो नया टॉपिक स्टार्ट हो गया, नया चैप्टर स्टार्ट हो गया आफ्टर न्यूमेरिकल्स, दैट इज वर्क एनर्जी एंड पावर विच इज चैप्टर नंबर 6। सो नंबर 1 टॉपिक इज वर्क। वर्क होता क्या? फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क हम कब कहते हैं? हम कहते हैं कि जब हम कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगाएं और वो ऑब्जेक्ट फोर्स की डायरेक्शन में मूव कर जाए, इस केस में हम कहते हैं कि हमने उस ऑब्जेक्ट पे कोई वर्क किया। जैसे एग्जांपल के तौर पर फोर्स तो मैं अभी दीवार के साथ भी लगा रहा हूँ, लाइक इधर देखिए, दीवार के साथ फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन क्या दीवार मूव कर रही है? तो दिस इज नॉट अ यूजफुल वर्क। जरूरी है कि ऑब्जेक्ट मूव करे। जैसे एग्जांपल के तौर पर अभी मैं आपके सामने, लाइक जिस तरह ये है, पापा ये मैंने उठाया हुआ, तो आई एम डूइंग सम वर्क, ठीक है जी। इसी तरीके से कोई चीज़ मैं ड्रैग करता हूँ, जैसे चेयर है उसे मैं ड्रैग कर लेता हूँ, जोर लगाता हूँ चेयर को, सोफा को ड्रैग कर लेता हूँ। दिस इज व्हाट आई हैव डन सम वर्क ऑन इट। मैंने उसके ऊपर कुछ काम किया क्योंकि मैंने फोर्स एक्सर्ट की, और जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स एक्सर्ट की, ऑब्जेक्ट भी उसी डायरेक्शन में मूव किया। एग्जाम्पल मैंने नीचे दी है, लेट से एक सर्टेन मैस है, इसकी मैं भी कंस्ट्रक्शन भी लिख दूंगा। सर्टेन मैस है, उसके ऊपर मैंने फोर्स लगाई एक एंगल पे और उसने इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया, ठीक है जी। तो डेफिनेशन क्या है? व्हेन फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट, इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट में लिख सकते हैं, व्हेन फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है जी, ठीक है जी, एंड इट प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट इन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। दो बातें, जब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगे और वो उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट पैदा कर दे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसे पैदा कर दे? डिस्प्लेसमेंट पैदा करे इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब वैलिड पॉइंट अक्सर बच्चे ये मिस कर देते हैं, तो पूरा लिख रहा है, व्हेन फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड इट प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट इन द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वी कैन से दैट वी हैव डन सम वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। सो वी से वर्क इज डन ऑन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। अगली बात सुनो, दिस इज व्हाट इज नोन एज वर्क। इसे वर्क कहते हैं। इसकी एक मैथमेटिकल वैल्यू है, उसको फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा सा हमें इस फिगर को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो आई एम रबिंग इट ऑफ द डेफिनेशन। अब मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने के लिए वर्क को क्या कर रहा हूँ, कुछ बातें लिख रहा हूँ। मैं लिखता हूँ जी कि कंसिडर a mass m is placed on a horizontal frictionless surface। फ्रिक्शनलेस हम इसलिए लेते हैं कि आइडियल कंडीशन ले लेते हैं, ठीक है, ताकि फ्रिक्शन की वजह से कोई फोर्स हमारी ज़ाया ना हो रही, क्योंकि अभी हम सिर्फ वर्क को पढ़ना चाह रहे हैं। तो एक आइडियल सिचुएशन ले ली है हमने, एक फ्रिक्शनलेस सरफेस ले ली। कंसीडर ए मास m इज प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस, अ फोर्स F is applied on it that produces displacement d in the object in the direction of force, in the direction of force। अब ये इन दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, इसके पीछे कोई लॉजिक है जो मैं बार बार आपको लिखवा रहा हूँ। अब क्वेश्चन होता है, मतलब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म, ये वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट के साथ आप ब्रैकेट में नीचे लिख दें क्योंकि मेरे पास आगे जगह नहीं है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इस बात का क्या मतलब? अच्छा, वर्क डन को डिनोट किया जाता है W से, फोर्स को डिनोट किया जाता है F से, और डिस्प्लेसमेंट को डिनोट किया जाता है D से। लेकिन फोर्स जो रिस्पॉन्सिबल है मोशन में, वो जरा देख लेते हैं, वो कौन सी, वो समझना जरूरी है। इंटरेस्टिंग पार्ट अब आ गया जी। हम इस वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे, ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हमने पढ़ा हुआ। कैसे?
मैं डॉटेड लाइन लगाऊंगा। तो अब मुझे बताओ, अगर ये वेक्टर है और एक एंगल थीटा ये रखता है विद द सरफेस, विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है जी। तो बेशक आप इस चीज़ को भी यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे इधर टॉप पे। इससे पहले मैं टॉप चैप्टर का नाम मिटा देता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पर आप इससे पहले इसको एक्सप्लेन कर ही दें। क्या लिख दें आप? लिखें जी, एज्यूमिंग द एंगल बिटवीन the force applied on the object and displacement covered is theta। हमने assume कर लिया कि जो एंगल बिटवीन द फोर्स है, फोर्स अप्लाइड और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज थीटा। इस एंगल का नाम हमने थीटा रख दिया। फायदा क्या होगा? फोर्स की दो यूनिट्स हो जाएंगी, दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। याद है हम लोग रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में पढ़ा था। मजे की बात, ऑब्जेक्ट क्या वर्टिकली मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? नहीं, ये तो मैं इसे ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट सीधा इधर हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। सो देयर इज नो वर्क इज डन इन द डायरेक्शन ऑफ, इन ए वर्टिकल डायरेक्शन। ये एफ साइन थीटा रिस्पॉन्सिबल नहीं मोशन के लिए। मोशन के लिए फोर्स का कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है? एफ कॉस थीटा, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी इसी तरफ मूव कर रहा है, इसलिए यहां पर एफ के साथ क्या लगेगा? कॉस थीटा। ये वो फोर्स है जिसकी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है। आगे बात समझ? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्यों जरूरी है? क्योंकि जो फोर्स इसकी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट की लग रही है वो एफ नहीं है, वो बल्कि क्या है? एफ कॉस थीटा। सो दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू हो जाएगा एफ डी कॉस थीटा। ये रिलेशनशिप है जी वर्क डन। और मजे की बात, वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है ये? स्केलर है। तो हम नीचे लिख भी देंगे वर्क डन, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी जो ऐसे यूनिट है, ऐसे यूनिट इज जूल्स। जूल्स है और बड़े जे से लिखा जाता है, ठीक है, साइंटिस्ट के नाम के ऊपर। एक फिजिक्स था उसके नाम पे, दैट इज जूल्स, ठीक है जी। यहां तक हो गया जी हमारा टॉपिक कंप्लीट। अब आगे रह गई है जूल्स की डेफिनेशन क्या। अब हम जूल्स की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। नाउ वी आर गोइंग फॉर द डेफिनेशन ऑफ जूल्स। जूल को हम डिफाइन करते हैं, वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट is 1 joule when 1 Newton of force is applied on the object and it produces 1 meter displacement in the direction of force. In the direction of force. आगे बात समझ? So that 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 1 जूल किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर। 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो रहे होंगे, वो क्या कि ये सेम यूनिट न्यूटन मीटर बनती है टॉर्क की, जो आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था। देखिए जो एंगुलर मोशन है ना, उसके यूनिट्स कुछ डिफरेंट होती हैं, ठीक है, लेकिन वैसे 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर जो होता है ना, वो क्या होता है जी? दैट इज जूल्स। वो टॉर्क है, वो एंगुलर मोशन, ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए, उसमें मोमेंट आर्म का फैक्टर ज़्यादा बढ़ जाता है, वो एंगुलर फोर्स कहलाती है एक्चुअली। अगर आप देखें तो उसे हम एंगुलर फोर्स का नाम देते हैं। तो वो यूनिट इसके सामने बराबर नहीं है, वो ज़रा डिफरेंट चीज़ है, वो ज़रा मैकेनिक्स का डिफरेंट पोर्शन है, ठीक है जी। वो एंगुलर मोशन के लिए, ये जो स्ट्रेट मोशंस होते हैं ना, सीधे लीनियर मोशन जिन्हें हम कहते हैं,
उनके अंदर 1 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर बिकम्स 1 जूल्स, ये 1 जूल के बराबर होता है। जूल की बड़ी यूनिट्स नहीं है, मेगा जूल्स, किलो जूल्स, ये सब इस्तेमाल होती है। जैसे अभी आपकी इलेक्ट्रिक यूनिट है तो ये मेगा जूल्स होती है, ये 3.6 मेगा जूल्स होती है, ये जो इलेक्ट्रिक यूनिट है ना बिजली, ठीक है, तो ये 3.6 मेगा जूल्स होती है। इसे हम एनर्जी भी कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आगे बात समझ, क्योंकि वर्क और एनर्जी में कोई फर्क नहीं होता। आगे बात समझ, वर्क और एनर्जी में कोई फर्क नहीं होता, एक ही बात है, वर्क और एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है जी। क्योंकि एनर्जी की डेफिनेशन ही क्या है, द कैपेबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क, बस वो जो उसकी कैपेबिलिटी है वो एनर्जी कहलाती है। तो इस डेफिनेशन को भी हम ले लेते हैं। एनर्जी की सेम यूनिट्स है वर्क वाली। एनर्जी की डेफिनेशन के बाद आज का टॉपिक एंड हो जाएगा। कल फिर मैं आपको डेरिवेशन कराऊंगा काइनेटिक एनर्जी की, फिर पोटेंशियल एनर्जी की, और फिर इसके अंदर बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल टॉपिक है, बहुत बड़ा, फॉसिल फ्यूल्स और ये सारा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो वो फिर उनको डिस्कस करते जाएंगे। एनर्जी के बारे में डेफिनेशन है जी, द कैपेबिलिटी ऑफ द बॉडी या द एबिलिटी ऑफ द बॉडी भी लिखते हैं, द एबिलिटी ऑफ द बॉडी, बॉडी लिखने, ऑब्जेक्ट लिखने, टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। इसको आप क्या कहते हैं, एनर्जी। एनर्जी हैज सेम यूनिट्स, सेम ऐसे यूनिट्स एज ऑफ वर्क, यानी इसके भी यूनिट क्या होती है, इसके भी यूनिट जूल्स से होता है। सो टॉपिक के स्टार्ट में हमने ये इतनी सी चीज़ पढ़ रही है। नेक्स्ट आपको ये बता दूं कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ एनर्जी, वन इज के जिसका पूरा वर्ड है काइनेटिक एनर्जी, एंड द अदर वर्ड इज पीई जिसका पूरा वर्ड है पोटेंशियल एनर्जी। सो दीज आर द 2 एनर्जीज जो अब हम आगे इसकी 2 काइंड्स ऑफ एनर्जीज पढ़ेंगे और इनकी वैल्यूज भी निकालेंगे, इनकी मैथमेटिकल वैल्यू निकालेंगे कि हम किसी भी चीज़ की, किसी भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं और हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। सो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा रिलेटेड टू व्हाट यू कैन से काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम डिस्कस करेंगे। फिर इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जीज है, फिर चैप्टर बड़ा डिफरेंट तरीके से अपने आप को अनफोल्ड करेगा आगे, तो उन तमाम चीज़ों को भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।